हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि खकोवा डैम को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था काजीरंगा नेशनल पार्क को लेकर के। तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आसाम स्टेट में लोकेटेड है। साथ ही साथ में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन भी मिला हुआ है। वन हॉर्न राइनोसोरस की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट जो है वो इस नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये नेशनल पार्क जो है वो न्यूज़ में क्यों बना हुआ था। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है जो यहाँ पर फ्रेश वाटर टर्टल की जो एक रेयर स्पीसीज है उसको कैप्चर कर रहे थे। देखो, आसाम स्टेट जो है हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर 7 नेशनल पार्क है। एक का नेम हमने डिस्कस कर लिया, बचे 6। तो 6 नेशनल पार्क के जो नेम है आसाम स्टेट से रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स, जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपके लिए इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा। इस इनिशिएटिव के इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस इनिशिएटिव में हम आपके लिए क्या करवाते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इसके अलावा जो भी अदर इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स एंड इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, वहाँ कहीं भी ये लगता है कि ये न्यूज़ जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले उस न्यूज़ की इमेज जो है हम आपके साथ में शेयर करते हैं। फिर उस न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डाटा है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है या कोई इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका एक एक्सप्लेनेशन जो है आपके साथ में प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में आपका जो एक लिंकेज आपके सिलेबस के साथ में, कि ये मान लो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो इसका आप GS1 में यूज़ कर सकते हो, मेंस में GS3 में यूज़ कर सकते हो। ये सारी बेसिक बातें आपको बताते हैं। और अगर कोई एरिया न्यूज़ में है तो मैपिंग का जो है वो भी प्रोसेस, साथ ही साथ में मान लो कोई लोकेशन न्यूज़ में है तो उसका मैप जो है वो भी हम आपके साथ में शेयर करते हैं। इस तरीके के इनिशिएटिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि करंट अफेयर जब हम एक साथ में रीड करते हैं तो इसमें क्लियरली लिंकेज जो है वो आपको लगेगा कि अच्छा इसकी वजह से न्यूज़ में था और इसलिए हम इसको रीड कर रहे हैं। ओके, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्रोग्राम को जो चार्जेस हैं प्रोग्राम के वो 89 रुपीज़ पर मंथ है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि सब्सक्राइब के पास में जो ज्वाइन बटन है वहाँ आपको ज्वाइन नहीं करना है। जब वीडियो के टाइटल को आप क्लिक करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो आपके लिए ओपन होगा। वहाँ पर डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव करंट अफेयर्स के नाम से और उसके पास में लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाकर के आप इसको ज्वाइन करना है। ओके, देखो कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन बटन के थ्रू इसको ज्वाइन किया है तो वहाँ आपको ज्वाइन नहीं करना है, इसलिए मैं आपको ये बात क्लियरली बोल रही हूँ। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने फ्रेंच ओपन जीत लिया है और 23rd ये उनका ग्रैंड स्लैम था। तो 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो फर्स्ट पर्सन बन गए हैं, फर्स्ट टेनिस प्लेयर बन गए हैं। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है टेनिस के बारे में और ग्रैंड स्लैम के बारे में, तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होना चाहिए। और नोवाक जोकोविच जो है अभी कोसोवा इशू जो चल रहा है किसके बीच में, सर्बिया के बीच में, और एक तरफ जो है वो कोसोवा जो है एक लैंडलॉक कंट्री है यूरोप में, और कोसोवा अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रखा है उन्होंने 2008 से। लेकिन सर्बिया ये क्लेम करता है कि कोसोवा जो है वो हमारे अंडर आता है, हमारा पार्ट है। नोवाक जोकोविच के जो फादर हैं वो भी कोसोवा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो नोवाक जोकोविच प्रेजेंट टाइम में सर्बिया कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने इस बात को लेकर के क्लेम किया कि कोसोवा जो है वो सर्बिया का ही पार्ट है, जिसकी वजह से भी वो एरिया, वो लोकेशन, और आपको टेनिस के बारे में भी कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम होते क्या हैं। टेनिस के 4 मेजर इवेंट्स होते हैं जिनको मेजर्स के नाम से भी जाना जाता है और ग्रैंड स्लैम्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो एक
सीरीज जो है इन ग्रैंड स्लैम्स की कि ईयर में कौन से टाइम में कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले होता है जनवरी के टाइम में ऑस्ट्रेलिया ओपन। ओके, इसके अलावा जो है सेकंड नंबर पर आता है फ्रेंच ओपन, जो भी हमने देखा ये होता है मई टू जून के बीच में होता है फ्रेंच ओपन जो है। फिर थर्ड नंबर पे आएगा विंबलडन, जो होता है नेक्स्ट जुलाई मंथ में, जून लास्ट में और जुलाई स्टार्टिंग में। और लास्ट जो ओपन होता है वो होता है यूएस ओपन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बेसिक फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है और यूएस ओपन, मतलब किसी भी कैलेंडर ईयर में जो स्टार्टिंग का ओपन है और जो लास्ट ईयर ओपन है, वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले पर खेला जाता है, अभी मैं आपको इमेज शो करूंगी, और विंबलडन जो है वो ग्रास पर खेला जाता है। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें कि कौन सा ओपन जो है वो सबसे पहले खेले जाने लगा, तो विंबलडन ओपन जो है वो सबसे पहले खेलने जाने लगा था 1877 में, मतलब ये ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। ओके, उसके बाद में यूएस ओपन 1881 में, उसके बाद में फ्रेंच ओपन जो है वो है 1891 में, और लास्ट में जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाने लगा 1905 में। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी मैं आपको इमेज शो करती हूँ कि फ्रेंच ओपन जो है वो इस तरीके की क्ले, रेड कलर की जो क्ले होती है वहाँ पर उसके ऊपर जो है फ्रेंच ओपन खेला जाता है। देखो, हमने देखा कि नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें तो राफेल नडाल जो है उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और रोजर फेडरर ओके, फेडरर जो है उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते थे। अब ये जो रोजर फेडरर जो हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। और जो राफेल नडाल जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वो करते हैं स्पेन से। ये कुछ बेसिक बातें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में जो कोई भी एग्जाम जिसमें स्पोर्ट्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो यूपीएससी में भी जो स्पोर्ट्स है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको बेसिक बात जो है वो पता होना चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको होनी चाहिए। ओके, दूसरा, अब स्पोर्ट्स की बात हुई है तो हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स पेज पर ही। तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो चल रही थी और इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल खेल रहे थे। ये सेकंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और इसमें इंडिया जो है उसकी डिफीट हुई है, ऑस्ट्रेलिया जो है उसको जीत गई है। तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो 2019 में स्टार्ट हुआ था और इसके फाइनल में जो 2021 में हुआ इसका फाइनल, उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो आमने सामने थे। तब भी इंडिया को हार देखनी पड़ी थी और न्यूजीलैंड जो है इसको जीत गया था। अब ये सेकेंड एडिशन था तो जो 2021 से स्टार्ट हुआ और 2023 में एंड हुआ, और 2023 में अब थर्ड एडिशन स्टार्ट होगा जिसका 2025 में जो है वो क्या देखने को मिलेगा, फाइनल देखने को मिलेगा। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है, देखो आईसीसी जो है उसका मेन टारगेट ये था कि जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप या फिर अगर हम बात करें तो वनडे जो क्रिकेट होता है उसका भी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, तो इसीलिए जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट है, तीसरा फॉर्मेट क्या हो गया, टेस्ट मैच जो 5 दिन का होता है, इसका भी क्यों ना एक ऐसा जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाए ताकि इसको भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिले। अभी टेस्ट में क्या होता है कि या तो 2 कंट्री जो है वो आपस में मिलकर के टेस्ट मैच की सीरीज करवा लेते हैं या 3 कंट्री मिलकर के करवा लेते हैं। इस तरीके का इवेंट नहीं था जिस तरीके से वर्ल्ड कप होता है 2020 का और किसका, वनडे का। तो इसी को लेकर के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है स्टार्ट की गई। हालांकि इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था लेकिन ये इंप्लीमेंट हो पाई 2019 के टाइम में। अब इसमें क्या होता है कि 2 साल के बीच में जो भी कंट्रीज मैच खेलते हैं फिर उनका एक एवरेज निकाला जाता है और जो भी टॉप में जो 2 टीम रहती है उनका फिर जो है वो फाइनल करवाया जाता है। ओके, मतलब रेगुलर मैच जो हैं वो कंट्रीज आपस में खेल रहे होते हैं, फिर उसका एवरेज निकाला जाता है कि अच्छा ये 2 कंट्री जो हैं इन्होंने इसमें एक टाइम ड्यूरेशन 2 साल का एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता है कि इसके बीच में 2 कंट्री जो हैं वो जो भी मैच खेलेंगे उनका एवरेज निकाला जाएगा कि कौन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। फिर दो जो टॉप टीम है उनका फाइनल जो है वो करवा दिया जाता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि T20 में और वनडे वर्ल्ड कप में क्या होता है कि एक अलग से इवेंट होता है। ओके, और इसमें सारे मैच जो है क्वालिफायर सेमीफाइनल इस तरीके से होता है। तो टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसमें इस तरीके से नहीं है।
तो ये हमने स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर ली। अगर हम बात करें फ्रंट पेज पर तो यहाँ पर देखो साइक्लोन बिपरजॉय जो है वो जल्द ही गुजरात को हिट करेगा। ओके, तो यहाँ पर इशू जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो हमारी नेशनल डिजास्टर टीम है और स्टेट की जो डिजास्टर टीम है उनको यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स करने के लिए जो भी प्रॉब्लम है उन सबको सॉल्यूशन देने के लिए जो है वो यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, और जो भी लोग इससे इफेक्ट होंगे या जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी उसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमारे इंडिया के मणिपुर स्टेट को लेकर के है। आप सभी को पता है काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पे इशू देखने को मिला। हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ की विजिट की, और विजिट करने के बाद में उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया कि हम एक पीस कमेटी बनाएंगे जिसमें जो भी इशू हैं उसको लेकर के डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कुकी कम्युनिटी जो है उन्होंने इस पीस कम्युनिटी का, पीस पैनल का जो है वो बाइकआउट किया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसमें जिन लोगों को इंक्लूड करना चाहिए था उसमें इन लोगों का पार्टिसिपेशन, मतलब कुकी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है उसमें नहीं देखने को मिला है। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर लाए गए उसमें कुकी कम्युनिटी से ना तो डिस्कस किया गया और ना उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, राइटर जो है वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आसाम से, ओके, गौरव गोगोई। उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि जो एक्सोलेंट जो गर्ल है, मतलब जो एक तरीके से आप बात करो 10 to 11 to 17 18 एज की जो गर्ल्स हैं उनके न्यूट्रिशन के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो, अगर एक गर्ल हेल्दी होगी, पहली बात हेल्दी होगी तो वो एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करेगी, एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो अपना जो भी मतलब सोसाइटी में जो है वो अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर पाएगी। वेल एस्टेब्लिश करने के बाद में जब मैरिज होगी तो वो जो उनकी फैमिली एक्सपेंड होगी उस फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने में, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो राइटर ने इस बात के ऊपर फोकस किया है। तो राइटर ने यहाँ पर बोला है कि अगर हम एक गर्ल को न्यूट्रिशन लेवल पर प्रोडक्टिविटी जो है, न्यूट्रिशन लेवल की अवेलेबिलिटी करवाते हैं उनकी अर्ली एज में, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिसमें आप जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे वो लाइफ टाइम जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। माइंड का डेवलपमेंट होगा, हेल्दी उनकी एजुकेशन हो पाएगी, हेल्थ स्टेटस अच्छा रहेगा। तो इन सब के ऊपर हमें जो है वो अर्ली टाइम से ही फोकस करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो डाटा है उसके बारे में बात की है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है, जो 2019 से 2021 के बीच में कंडक्ट करवाया गया, इसमें हमें देखने को मिला कि जो एक्सलेंट गर्ल्स हैं उनमें से 59.1% जो है जिनमें एनीमिया देखने को मिलता है। ओके, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डाटा हमें ये बताते हैं कि जो गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, उनमें से 41.9% जो है वो अंडर वेट हैं। ओके, तो ये एक वरिंग ट्रेंड है, मतलब ये जो नंबर्स हैं वो हमें शो करते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में देखने को मिल रही है। तो क्यों ना इस इशू को सॉल्व किया जाए। राइटर ने यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव, जैसे कि अगर हम बात करें द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज द स्कूल फॉर एक्सलेंट गर्ल्स विद इन द स्कीम फॉर होलिस्टिक within the umbrella of the Prime Minister overarching स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम पोषण 2.0। ये एक राइट डायरेक्शन है जिसमें हम फोकस कर रहे हैं, एक्सलेंट गर्ल्स जो हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय किशोर सौराष्ट्र कार्यक्रम जो है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एक्सलेंट ओरिएंटेड स्कीम है। तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं उनको इन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव है और हमें इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके और जो गर्ल्स हैं वो एक विशियस साइकिल में ना ट्रैप हो सके। क्योंकि अगर देखो उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, अगर पहले उनको ये सारी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिली तो वो बॉडी से वीक रहेंगी तो एजुकेशन अच्छे से उनका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और आफ्टर मैरिज जो है अगर वो चाइल्ड को बर्थ देती हैं तो वो भी वीक जो है वो उनका बर्थ लेने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, माइंड अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो एक साइकिल में जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी और जो एक गैप बन जाएगा रिच पीपल एंड पुअर पीपल के बीच में वो
और साथ ही साथ में अगर हम बात करें सोसाइटी में एक जो है वो गैप जो है वो इससे क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हम अर्ली टाइम में ही इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, राइटर ने प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर के बीच में जो इश्यू देखने को मिल रहा है उसको लेकर के यहाँ पर राइटर ने कुछ बातें क्लियर की है। राइटर ने यहाँ पर आर्टिकल 200 के बारे में बात की है और 201 के बारे में यहाँ पर बात की है। 200 जो है वो ये बोलता है, तो सबसे पहले राइटर ने बताया है कि व्हाट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट में अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर जो है वो इंक्लूड होते हैं। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला भी गया है कि गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइज के अकॉर्डिंग काम करेंगे और एड एंड एडवाइज जो है वो एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। लेकिन कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी होती हैं किसके पास में, हमारे गवर्नर के पास में, जिनको टाइम टू टाइम जो है वो गवर्नर यूज करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई बिल भेजा गया गवर्नर के पास में, अगर वो मनी बिल नहीं है, मनी बिल है तो उसके ऊपर वो एक्सेंट देते हैं, उसको रिटर्न नहीं करते हैं। लेकिन मनी बिल नहीं है तो गवर्नर जो है वो वापस भेज सकते हैं किसके पास में, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में, कि दोबारा से इसको रिव्यू करो। और दोबारा से 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाता है फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कि 6 मंथ के अंदर या तो आप इसको चेंज करके इसको वापस भेजो या फिर बिना चेंज करे भी आप इसको वापस भेज सकते हो। और वापस बिल अगर गवर्नर के पास में आता है या तो चेंज करके या बिना चेंज किए तो गवर्नर को अपनी एक्सेंट देनी ही होती है, सेंट देनी ही होती है। अभी इश्यू क्या है कि गवर्नर जो है बिल भेजा जा रहा है गवर्नर के पास में, गवर्नर जो है उसको लंबे टाइम तक होल्ड करके रख लेता है, ना तो उसके ऊपर एसेंट देता, ना उसको वापस भेजते, ना प्रेसिडेंट के पास में भेजते। ओके, अब गवर्नर के पास में यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर ये है कि गवर्नर को ये लगता है कि अगर कोई बिल आया है और बिल जो है वो इस तरीके की उसमें प्रोविजन है कि वो हाई कोर्ट की जो पावर है उनको स्नैच कर लेगा, तो वो उस बिल को कहाँ पर भेज सकता है, प्रेसिडेंट के पास में भेज सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ओके, तो प्रेसिडेंट भी या तो उसको अपनी असेंट दे या फिर उसको चेंज करने के लिए, उसमें कुछ प्रोविजन चेंज करने के लिए वापस भेज सकते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट जो है वो आर्टिकल 201 के अंडर आते हैं। राइटर का यहाँ पर ये बोलना है कि जिस तरीके से बिल को लेकर के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन रखे गए, और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रखे गए कि आप 6 मंथ के अंदर, मान लो कोई बिल आपको गवर्नर वापस भेजते हैं तो 6 मंथ के अंदर जो है वो आप इस बात को डिसाइड करोगे कि इस बिल में आपको कुछ चेंज करके भेजना है वापस गवर्नर के पास में या फिर बिना चेंज के। तो राइटर ने बोला है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोला गया है गवर्नर के लिए कि कोई भी बिल आपके पास में आता है तो उसको एज सून एज पॉसिबल, मतलब कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया। मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका ये मानना था कि गवर्नर के पास में कोई बिल भेजा जाता है तो उसके ऊपर गवर्नर जो है वो जल्द से जल्द काम करे। कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नर जो है वो बिल को पास करे। राइटर जो है उनका ये बोलना है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट टाइम में हमारा यहाँ पर, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। लोग जो है वो कुछ एमपीज एमएलएज इलेक्ट करते हैं और वो एमपी एमएलए जो हैं वो लोगों की जो भी एस्पायरेशन होती है उनके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम बिल पास करवाते हैं। मतलब एक तरीके से जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसका में यहाँ पर क्लैश देखने को मिल रहा है। तो राइटर ने यहाँ पर बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा गवर्नर अगर अपने लेवल पर डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर रहा है तो ये पॉइंट जो है वो जुडिशियल रिव्यू जो है इसका होना चाहिए, और इसमें एक टाइम पीरियड जो है वो डिसाइड किया जाना चाहिए कि गवर्नर जो है वो कितने टाइम पीरियड में बिल को अपना जो है वो एसेंट दे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, हम डिस्कस करेंगे फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर कुछ लोकेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम बात करें तो फिलीपींस जो कंट्री है वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एक मनीला जो कैपिटल है इनकी, उनके पास में है मयोन एक वोल्केनो है। देखो, जो फिलीपींस जो कंट्री है इसकी हम लोकेशन देखेंगे, और यहाँ पर ये देखिए, ये है फिलीपींस और यहाँ पर है साउथ चाइना सी, और ये फिलीपींस जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है उसके ऊपर लोकेटेड है। तो यहाँ पर सीस्मिक एक्टिविटी और वोल्केनिक एक्टिविटी जो है काफ़ी देखने को मिलती है। 24 यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो है, तो उसके लिए बताया गया है कि इन एक्टिव वोल्केनो में जो है वो यहाँ पर दोबारा से इरप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर जो है वो सेंट्रल अमेरिका कंट्री है होंडुरास, और होंडुरास ने ताइवान के साथ ने अपने रिलेशन को कट किया है और चाइना में अपनी एम्बेसी ओपन की है। होंडुरास की जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उन दोनों के बीच में यहाँ पर 7 कंट्री आते हैं, इनको बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका कंट्री। तो यहाँ पर है मैक्सिको नर्दर्न बॉर्डर बनाता है, और यहाँ पर सदर्न में जो है वो साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें तो नर्दर्न में कौन बनाता है, मैक्सिको बनाता है, और सदर्न में जो है वो यहाँ पर कोलंबिया जो है वो बॉर्डर बनाता है। यहाँ पर कैरेबियन सी है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के ईस्टर्न पार्ट पर, और यहाँ पर है पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर ये है होंडुरास। ओके, इसकी लोकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये चाइना के साथ में अपने रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।